हेलो एवरीवन, स्टडी विद जीना चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के मोस्ट 20 फरवरी को आने वाले क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं 2026 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपने स्किप कर दी तो आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। और ये सभी क्वेश्चन 6 नंबर के हैं। क्वेश्चन है, विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीक का क्या योगदान है, उदाहरण सहित लिखिए। अथवा संक्षेप में, तकनीक ने अर्थव्यवस्था को तेज गति, कुशल और आपस में जुड़ा हुआ है। आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। तकनीक में विश्व अर्थव्यवस्था को उत्पादन, दक्षता, संचार और व्यापार में क्रांति लाकर विकसित किया, और जिससे उत्पादकता बढ़ी, लागत घटी, नए रोजगार पैदा हुए, वैश्विक बाजार जुड़े, कृषि में ट्रैक्टर और आधुनिक सिंचाई से फसल बढ़ी, आईटी क्षेत्र में सेवाएं दी, और ई कॉमर्स ने व्यापार बदला, जिससे आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार हुआ। इसको आपको सबसे पहले कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है कि बताना है कि क्या क्या चीज़ें अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी का क्या योगदान रहा। तो क्या योगदान रहा है कि उत्पादकता बढ़ी, लागत घटी, नए रोजगार पैदा हुए, वैश्विक बाजार जुड़े, कृषि में ट्रैक्टर और आधुनिक सिंचाई फसल बढ़ी, ई कॉमर्स ने व्यापार बदला, जिससे आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार हुआ। ऐसा आप बना के लिखेंगे, आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर लिखना है, उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। उदाहरण है इसका ट्रैक्टर, आधुनिक सिंचाई और स्वचालित मशीनरी ऑटोमेशन ने कृषि और उद्योग में उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया, जिससे कम लागत में अधिक गुणवत्ता वाला माल बनता है। जैसे कि क्या हुआ कि कम लागत में अधिक गुणवत्ता वाला जो है माल बनता है, और कई गुना ये बढ़ा दिया गया। उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि हुई। सेकंड पॉइंट है इसका, वैश्विक जुड़ाव और व्यापार का विस्तार, ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड ट्रेड एक्सपेंशन। फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आप बटे के बटे नंबर ला सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, इंटरनेट, मोबाइल फोन और परिवहन तकनीक जैसे कि तेज ट्रेनें दुनिया भर के बाजारों को जोड़ा है, और ई कॉमर्स जैसे संभव हुआ है, जिससे कि छोटे व्यवसाय भी वैश्विक ग्राहकों तक पहुंच सके हैं। ई कॉमर्स के जरिए क्या हुआ कि छोटे जो व्यवसाय थे वो भी ग्राहकों तक पहुंच सके हैं। थर्ड पॉइंट है, रोजगार के नए अवसर, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। उदाहरण है सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी क्षेत्र और सॉफ्टवेयर सेवाओं ने भारत जैसे देशों के लिए वैश्विक बाजार खोला है। ऐप डेवलपमेंट जैसे फेसबुक ऐप्स और डिजिटल सेवाओं ने हजारों नई नौकरियां पैदा की जो पहले मौजूद नहीं थी। पहले क्या थे, वो नौकरियां मौजूद नहीं थी, लेकिन फेसबुक ऐप्स और डिजिटल सेवाओं के जरिए नौकरियां पैदा की गई जो पहले मौजूद नहीं थी। इसको आप थर्ड पॉइंट को ऐसे लिखेंगे, रोजगार के नए अवसर किस किस तरीके से बदलाव किए गए। फोर्थ पॉइंट है, सेवा क्षेत्र में क्रांति, रिवोल्यूशन इन सर्विसेज सेक्टर। क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सेवाओं ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में काम करने के तरीकों को बदल दिया है, जिससे नागरिकों और व्यवसायों को बेहतर और तेज सेवाएं मिल रही हैं। क्या हो रही है कि सेवा क्षेत्र में क्रांति क्या हो रही है कि क्लाउड कंप्यूटिंग ने डिजिटल सेवाओं से सरकारी और निजी क्षेत्रों में काम करने वाले तरीकों को बदल दिया, और नागरिकों और व्यवसायों को बेहतर और तेज सेवाएं मिल रही हैं। फिफ्थ पॉइंट है, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा, बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़कर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आई है। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा कैसे हुआ है कि डिजिटल इंडिया जैसे कि कार्यक्रमों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ दिया और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आई है। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन लिख सकते हैं आप। संक्षेप में, तकनीक ने अर्थव्यवस्था को तेज, अधिक कुशल और आपस में जुड़ा हुआ बनाया है, जिससे आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार हुआ है, भले ही इसके कारण कुछ क्षेत्रों में रोजगार के स्वरूप बदले हों। तो क्या हुआ है कि अधिक कुशल और आपस में जुड़ा हुआ बनाया गया, जिससे कि आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार हुआ, और इस कारण कुछ क्षेत्रों में रोजगार के स्वरूप बदले हों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा अगर चुनौतियां पूछी जाए इसी क्वेश्चन की, पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर ये पॉइंट लिखने हैं, फिर आपको ऐसे लिखना है। अथवा में अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको इस तरीके से लिखना है। संक्षेप में, तकनीक ने अर्थव्यवस्था को तेज, अधिक कुशल और आपस में जुड़ा हुआ बनाकर आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार किया, जिससे कि उत्पादकता बढ़ी, नए उद्योग उभरे और वैश्विक व्यापार के अवसर मिले। हालांकि इसने रोजगार के स्वरूप में बदलाव और कुछ क्षेत्रों में रोजगार के नुकसान के रूप में चुनौतियां भी पेश की हैं, जिससे कौशल विकास और शिक्षा की आवश्यकता बढ़ी है। क्या हुआ है कि आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार किया गया, नए उद्योग उभरे, वैश्विक व्यापार अवसर मिले, रोजगार के स्वरूप में बदलाव किया गया, कुछ क्षेत्रों में रोजगार के नुकसान के रूप में चुनौतियां भी पेश की गई और कुछ में कौशल विकास और शिक्षा की आवश्यकता बढ़ी है। तकनीकी का सकारात्मक प्रभाव क्या है? उत्पादकता में वृद्धि। फर्स्ट पॉइंट है उत्पादकता में वृद्धि। मशीनों और स्वचालन ऑटोमेशन के कारण उत्पादन तेज हुआ, लागत कम हुई और उत्पादन की मात्रा बढ़ी। उत्पादकता में वृद्धि क्या है? कम मशीनों और स्वचालन के कारण उत्पादन तेज हुआ, लागत में कमी हुई और उत्पादन की मात्रा बढ़ी। सेकंड पॉइंट है नए उद्योग और रोजगार। सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी और जैव प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों के विकास से रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। नए उद्योग और रोजगार से क्या हुआ है कि जैव प्रौद्योगिकी जैसे कि नए क्षेत्रों के विकास और रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए हैं या पैदा हुए हैं। थर्ड पॉइंट है वैश्वीकरण। तकनीक ने बाजार को आपस में जोड़ा, जिससे विश्वव्यापी व्यापार और श्रम विभाजन बढ़ा। इससे क्या हुआ वैश्वीकरण से कि तकनीक ने बाजार को आपस में जोड़ा और विश्वव्यापी व्यापार और श्रम विभाजन बढ़ा। इससे स्पेशलाइजेशन बढ़ा। फोर्थ पॉइंट है जीवन स्तर में सुधार। बेहतर उत्पाद और सेवाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा में प्रगति से जीवन की गुणवत्ता सुधरी है। जीवन स्तर में सुधार क्या हुआ है कि बेहतर उत्पाद और सेवाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा में प्रगति से जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। अब देखते हैं इसकी चुनौतियां। अगर चुनौतियां पूछे जाए अर्थव्यवस्था की तो क्या वो लिखेंगे आप? तकनीकी की चुनौतियां हैं। फर्स्ट है रोजगार के स्वरूप में बदलाव। स्वचालन के कारण कुछ पारंपरिक रोजगार खत्म हुए, जिससे श्रमिकों को नए कौशल सीखने की जरूरत पड़ी। रोजगार के स्वरूप में बदलाव हुआ है कि पारंपरिक रोजगार खत्म हुए और श्रमिकों को नए कौशल सीखने की जरूरत पड़ी। सेकंड पॉइंट है कौशल अंतर, स्किल गैप। नई तकनीकों के कारण मांग में आए बदलाव के लिए कार्यबल को तैयार करने की चुनौती दी गई। क्या किया गया कि नई तकनीकों के कारण मांग में आए बदलाव के लिए कार्यबल को तैयार करने की चुनौती दी गई। सेकंड क्वेश्चन है वो पूरा क्वेश्चन हो गया। अथवा में आए क्वेश्चन चुनौतियां पूछी जाए या उसके कारण पूछे जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं और आपको 6 ऑफ द 6 मार्क्स मिल जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी 6 मार्क्स का है, मतलब 5 से 6 मार्क्स का है, पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या थी? इसके स्वरूप क्या हैं? अब लिखना है सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन। अगर आपको इस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसका अर्थ, फिर उसके पॉइंट वाइज लिखेंगे, फिर उसकी कंक्लूजन लिखेंगे, तो आप इजीली हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। भारत में राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण की बुनियादी सोच ये थी कि स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर बेहतर होता है, जिससे कि लोगों की भागीदारी और जवाबदेही विकास में वृद्धि होती है। इसका स्वरूप पंचायती राज व्यवस्था को और पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद और नगर पालिकाओं के माध्यम से है, जहां इसकी शक्तियां केंद्र राज्य से निचले स्तर पर हस्तांतरित की जाती हैं, खासकर 1992 के संवैधानिक संशोधन के बाद। क्या हुआ इसमें? सत्ता की विकेंद्रीकरण बुनियादी सोच क्या थी कि राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण की बुनियादी सोच ये थी कि समस्याओं का समाधान बेहतर होता है, लोगों की भागीदारी, जवाबदेही, विकास में वृद्धि होती है, नगर पालिकाओं के माध्यम से जहां शक्तियों का केंद्र और राज्य से निचले स्तर पर हस्तांतरित की जाती हैं, खासकर 1992 के संवैधानिक संशोधन के बाद ये किया गया था।
अब फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसका, बुनियादी सोच, बेसिक आइडिया क्या था। फर्स्ट पॉइंट है स्थानीय समस्याएं और स्थानीय समाधान। इसकी समस्याएं क्या थी स्थानीय, और इसके समाधान क्या था। ये विचार कई मुद्दे और समस्याएं केवल स्थानीय स्तर पर ही सबसे अच्छे से सुलझाई जा सकती हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों को अपनी समस्या और संसाधनों का बेहतर ज्ञान होता है। क्या होता है स्थानीय समस्याओं और स्थानीय समाधान से, कि ये विचार कई मुद्दे और समस्याएं केवल स्थानीय स्तर पर ही सबसे अच्छे सुलझाई जा सकती हैं और स्थानीय लोगों को अपनी समस्याओं और संसाधनों का बेहतर ज्ञान होता है। सेकंड पॉइंट है भागीदारी और लोकतंत्र। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, जिससे कि लोकतंत्र का तीसरा स्तर सशक्त हो और लोगों में डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की आदत बढ़े। क्या होता है भागीदारी और लोकतंत्र में, कि निर्णय लेने की प्रक्रिया सीधे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना और तीसरा स्तर सशक्त हो और लोगों में डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की आदत बढ़े या पड़े। थर्ड पॉइंट है जवाबदेही और पारदर्शिता। सत्ता निचले स्तर पर जाने से प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है, क्योंकि स्थानीय प्रतिनिधि सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। गांधीवादी विचार गांधी के ग्राम स्वराज के विचार से प्रेरित, जहां सत्ता का कम से कम हस्तक्षेप हो और गांव आत्मनिर्भर हो। जवाबदेही क्या है कि सत्ता निचले स्तर पर जाने से प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ती है और गांधी के विचार में गांधी के स्वराज के विचार से प्रेरित होती है और कम से कम हस्तक्षेप हो और गांव आत्मनिर्भर हो। फोर्थ पॉइंट है स्वरूप। अब देखते हैं इसके स्वरूप क्या हैं। फर्स्ट है स्थानीय स्वशासन की स्थापना। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण का स्वरूप पंचायती राज संस्थाओं, ग्रामीण क्षेत्रों और नगर पालिकाओं, शहरी क्षेत्रों में की स्थापना है। स्थानीय स्वशासन की स्थापना क्या है कि स्वरूप पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं की स्थापना है भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण के रूप में। अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, 3 स्तरीय प्रणाली, 3 टायर सिस्टम। इसमें ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, गांव, ब्लॉक समिति, मध्यवर्ती स्तर और जिला परिषद, जिला स्तर शामिल है। 3 स्तरीय प्रणाली में क्या है कि इसमें ग्रामीण स्तर, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद शामिल है। थर्ड है पॉइंट संवैधानिक दर्जा 1992 का संशोधन। 1992 के संविधान संशोधन ने इसे संवैधानिक दर्जा दिया, जिससे स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित करना और उन्हें शक्ति व राजस्व देना अनिवार्य हो गया है। संवैधानिक दर्जा क्या है कि 1992 के संविधान संशोधन से संवैधानिक दर्जा दिया गया और चुनाव नियमित करना, उन्हें शक्ति व स्वराज देना अनिवार्य हो गया है। और ये किसके तहत हुआ है? 1992 संशोधन के तहत। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे, क्योंकि सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। थर्ड पॉइंट है इसका आरक्षण। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं कम से कम 1/3 के लिए सीटों का आरक्षण। आरक्षण क्या 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 किसके लिए किया गया? अनुसूचित जाति और जनजाति और महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया है। फोर्थ है राज्य चुनाव आयोग। स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है, तो ये क्वेश्चन पूरा होता है, उसके स्वरूप बताया और उसके की पॉइंट्स लिखे और इंट्रोडक्शन बताया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा ही जाएगा। 6 मार्क्स का आएगा या 5 मार्क्स का आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। कि संघवाद बताना है, फिर उसकी मुख्य विशेषताएं बतानी है और इसका भी सबसे पहले क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन लिखना है कि संघवाद क्या है। संघवाद फेडरलिज्म सरकार की वे प्रणाली है जहां शक्ति केंद्र और राज्य सरकार के बीच बटी होती है। संविधान सर्वोच्च होता है और सरकार के विभिन्न स्तरों के अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं, जिससे देश की एकता और क्षेत्रीय विविधता दोनों का सम्मान हो सके। इसकी
मुख्य विशेषताओं में दोहरे स्तर की सरकारें और शक्तियों का पृथक्करण, संविधान की श्रेष्ठता, स्वतंत्र नगरपालिका और वित्तीय स्वतंत्रता शामिल हैं। तो संघवाद क्या है कि संघवाद सरकार की वे प्रणाली है जहां से शक्ति केंद्र और राज्य सरकार के बीच बटी होती है और अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं इसके, और देश की एकता, क्षेत्रीय विविधता दोनों का सम्मान हो सके, और विशेषताओं में दोहरे स्तर की सरकारें, शक्तियों का पृथक्करण और संविधान की श्रेष्ठता और स्वतंत्र नगरपालिका और वित्तीय स्वतंत्रता शामिल है। अब देखते हैं संघवाद है क्या। संघवाद का एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता का बंटवारा एक केंद्रीय पृथक्करण और घटक इकाइयों जैसे राज्य या प्रांत के बीच होता है, जहां दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होकर शासन करते हैं। संघवाद क्या है कि एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता का बंटवारा और घटक इकाइयों के बीच होता है, दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होकर शासन करते हैं। दोनों ही अपने अपने अधिकार क्षेत्र में क्या करते हैं, स्वतंत्र होकर शासन करते हैं, संघवाद कहलाता है। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं। संघवाद की क्या विशेषताएं हैं प्रमुख। फर्स्ट है सरकार के दो या अधिक स्तर। इसमें केंद्र और राज्य और कभी कभी स्थानीय सरकारें होती हैं जो नागरिकों पर शासन करती हैं, लेकिन विभिन्न मामलों में स्वतंत्र होती हैं। सरकार के दो या अधिक स्तर क्या हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें होती हैं, नागरिकों पर शासन करती हैं, विभिन्न मामलों में स्वतंत्र होती हैं। नागरिकों पर शासन करती हैं और विभिन्न मामलों में स्वतंत्र होती हैं सरकारें। सेकंड पॉइंट है इसका शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन कैसे होता है। संविधान स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार, शक्तियां और कर्तव्य तय करता है, जैसे कानून बनाना, कराधान और प्रशासन के क्षेत्र। शक्तियों का विभाजन क्या है कि संविधान स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार, शक्तियां, कर्तव्य तय करता है, जिससे कानून बनाना, कराधान और प्रशासन के क्षेत्र शामिल होते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका संविधान की सर्वोच्चता। संविधान सर्वोच्च कानून होता है। संविधान के पास क्या होता है, सर्वोच्च कानून होता है, और सरकार के किसी भी स्तर और इसके मूल प्रावधानों को बदला नहीं जा सकता है, जिसके लिए दोनों स्तरों की सहमति आवश्यक होती है। संविधान की सर्वोच्चता क्या है कि संविधान सर्वोच्च कानून होता है, सरकार के किसी भी स्तर या इसके मूल प्रावधानों को बदलना नहीं जा सकता, और दोनों स्तरों की सहमति आवश्यक होती है। अब फोर्थ पॉइंट है इसका स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है, सर्वोच्च न्यायालय या संघीय न्यायालय विवादों का निपटारा करता है और संविधान की व्याख्या करता है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि कोई भी स्तर अपनी शक्तियों का उल्लंघन ना करे। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय विवादों का निपटारा करता है, संविधान की व्याख्या करता है, और ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी स्तर अपनी शक्तियों का उल्लंघन ना कर सके। क्या सुनिश्चित करता है कि कोई भी अपनी शक्तियों का उल्लंघन ना कर सके, इनका ये ध्यान रखता है स्वतंत्र न्यायपालिका। फिफ्थ पॉइंट है वित्तीय स्वतंत्रता। प्रत्येक स्तर की सरकार के लिए राजस्व के स्रोतों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख होता है, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता बनी रहे। वित्तीय स्वतंत्रता क्या है कि प्रत्येक स्तर की सरकार के लिए राजस्व के स्रोतों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख होता है, जिससे कि उनकी वित्तीय स्वतंत्रता बनी रहे। नेक्स्ट है सिक्स पॉइंट है दोहरे उद्देश्य। संघवाद का लक्ष्य देश की एकता को बनाए रखना और क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान व समायोजन करना है। दोहरे उद्देश्य क्या है कि संघवाद का लक्ष्य है कि देश की एकता को बनाए रखना और क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान और समायोजन करना दोहरा उद्देश्य है संघवाद का। सेवंथ पॉइंट है आपसी विश्वास और समझौता। एक सफल संघीय प्रणाली के लिए विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच आपसी विश्वास और सहमति का होना आवश्यक है। आपसी विश्वास और समझौता क्या है कि एक सफल संघीय प्रणाली के लिए विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच आपसी विश्वास होना जरूरी है और सहमति होना बहुत ही जरूरी है। तभी क्या हो सकेगा, किसी भी मामले पर निर्णय लिया जा सकता है कि जब विश्वास होगा या किसी भी मामले के लिए विश्वास और सहमति का होना आवश्यक है।
आपसी विश्वास और समझौता कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखते हैं भारत के संदर्भ में। भारत एक राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, जहाँ संघीय व्यवस्था है और जहाँ क्या है? संघीय व्यवस्था है, लेकिन इसमें एकात्मक एकाधिकार प्रवृत्तियां भी हैं, जिसे अर्धसंघीय कहा जाता है, क्योंकि आपातकाल जैसी स्थितियों में केंद्र के पास अधिक शक्तियां होती हैं। तो भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है, जहां संघीय व्यवस्था है और इसमें एकात्मक प्रवृत्तियां हैं और अर्धसंघीय कहलाता है, और आपातकाल जैसी स्थितियों के केंद्र के पास अधिक शक्तियां होती हैं। आपातकाल के पास कैसे होती हैं? अधिक शक्तियां होती हैं केंद्र के पास। तो हमने क्या देखा? संघवाद क्या है, उसके पॉइंट देखे कि क्या स्वरूप है, और इसका क्या देखा? भारत के संदर्भ में क्या राय है। तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं सभी क्वेश्चन वो करा रही हूँ जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा अपरदन के उत्तरदायी किन्हीं 3 कारक बताइए। अब इसके 3 कारक बताने हैं। पहले क्या बताना है? इसका इंट्रोडक्शन के मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं और उत्तरदायी किन्हीं 3 कारक बताइए। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। मृदा अपरदन का अर्थ है हवा, पानी या अन्य प्राकृतिक मानवीय कारकों द्वारा मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का अपने मूल स्थान से हट जाना या उसका क्षरण होना, जिससे भूमि की उर्वरता का कमी होती है और पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ती हैं। इसके 3 प्रमुख उत्तरदायी कारक हैं: वनों की कटाई, अत्यधिक पशुचारण और गलत कृषि पद्धतियां, जैसे ढालन के विपरीत जुताई, रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग, जो मिट्टी को खुला और कमजोर बना देती हैं। मृदा अपरदन क्या है? कि मृदा अपरदन का अर्थ है हवा, पानी, प्राकृतिक मानवीय कारकों द्वारा मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत को अपने मूल स्थान से हट जाना या उसका क्षरण होना। या 3 प्रमुख उत्तरदायी का कारक हैं: वनों की कटाई, अत्यधिक पशुचारण, गलत कृषि पद्धतियां, जो मिट्टी को खुला और कमजोर बना देती हैं। इसका कारण क्या होगा? मिट्टी को खुला और कमजोर बनाती है। किस कारण? कि अत्यधिक पशुचारण, गलत कृषि पद्धतियां, वनों की कटाई जैसी मिट्टी को खुला और कमजोर बना देती हैं। तो मृदा अपरदन का कारण है। अब देखते हैं इसका मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। पहले देखा इसका इंट्रोडक्शन, अब देखेंगे मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मृदा अपरदन क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन मानवीय गतिविधियां इसे बढ़ा देती हैं। मानवीय गतिविधियां क्या करती हैं? इसे बढ़ा देती हैं, जिसमें मिट्टी के कणों का विस्थापन और परिवहन हवा या पानी द्वारा होता है, जिससे भूमि की उत्पादकता घट जाती है और जल मार्गों में गाद जमा हो जाती हैं, जिससे बाढ़ और प्रदूषण बढ़ता है। मृदा अपरदन क्या है? कि मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, मानवीय गतिविधियों को बढ़ा देती है, मिट्टी के कणों का विस्थापन करती है और परिवहन होता है, जिससे कि भूमि की उत्पादकता घट जाती है और जल मार्गों में गाद जमा हो जाती है, बाढ़ और प्रदूषण बढ़ता है मृदा अपरदन के कारण। इसे मृदा अपरदन कहते हैं। अब देखते हैं इसके कारक। मृदा अपरदन क्या है वो देख लिया हमने, अब इसके देखेंगे कारक क्या है। मृदा अपरदन के उत्तरदायी किन्हीं 3 कारक को लिखना है। फर्स्ट कारक है वनों की कटाई। वनों की कटाई पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं और पेड़ों की पत्तियां बारिश की तीव्रता को कम करती हैं। इन्हें हटाने से मिट्टी, पानी और हवा के कटाव के प्रति संवेदनशील हो जाती है। वनों की कटाई क्या है? कि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, पेड़ों की पत्तियां बारिश की तीव्रता को कम करती हैं, मिट्टी, पानी और हवा के कटाव के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। सेकंड कारक है अत्यधिक पशुचरण, ओवर ग्रेजिंग। अनियंत्रित चराई से भूमि पर वनस्पति का आवरण कम हो जाता है और पशुओं के खुर मिट्टी को ढीला कर देते हैं, जिससे मिट्टी के कण आसानी से बह जाते हैं या उड़ जाते हैं। अत्यधिक पशुचरण से क्या होता है? कि भूमि पर वनस्पति का आवरण कम होता है, पशुओं के खुर मिट्टी को ढीला कर देते हैं, जिससे कि मिट्टी के कण आसानी से बह जाते हैं या उड़ जाते हैं।
थर्ड पॉइंट है गलत कृषि पद्धतियां, इम्प्रॉपर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ढलान की विपरीत खेती, फार्मिंग ऑन स्लोप्स। ढलान की दिशा में खेती करने से पानी का बहाव तेज होता है और मिट्टी बह जाती है। गलत कृषि पद्धति क्या है कि ढलान की दिशा में खेती करने से पानी का जो बहाव होता है वो तेज होता है और इससे क्या होती है, मिट्टी बह जाती है। ये भी इसका कारक है। नेक्स्ट है फसल चक्र का अभाव, लॉक ऑफ क्रॉप रोटेशन। एक ही तरह की फसलें उगाने और भूमि को खाली छोड़ने से मिट्टी की संरचना कमजोर होती है। इससे क्या होता है, मिट्टी कमजोर होती है और एक ही तरह की फसलें उगाने और भूमि को खाली छोड़ने से मिट्टी की संरचना जो होती है वो कमजोर होती है। ये फसल चक्र का अभाव है। थर्ड है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स। इससे मिट्टी की प्राकृतिक संरचना और सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचता है, जिससे मिट्टी की पकड़ कमजोर होती है। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग क्या है कि इससे मिट्टी की प्राकृतिक संरचना और सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचता है, जिससे कि मिट्टी की जो पकड़ होती है वो कमजोर होती है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट से 5 मार्क्स का है, वेरी इंपॉर्टेंट है। परिवहन तथा संचार के साधन को किसी देश या अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? परिवहन तथा संचार के साधनों को किसी देश तथा अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा को क्या कहा जाता है? और फ्रेंड्स आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ना है, फिर ध्यान से उसका आंसर लिखना है अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो इसका भी इंट्रोडक्शन लिखेंगे। परिवहन और संचार को देश और अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोगों, वस्तुओं, सेवाओं और सूचनाओं को देश के हर कोने तक पहुंचाकर आर्थिक गतिविधियों को सुचारू बनाते हैं, जिससे उद्योग, कृषि, व्यापार, शिक्षा और प्रशासन में गति आती है और देश की सामाजिक आर्थिक विकास संभव होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि रक्त शरीर के अंगों तक पहुंचता है, इसके बिना बाजार सीमित हो जाते हैं और विकास रुक जाता है। तो परिवहन क्या है कि परिवहन और संचार को देश और अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों, वस्तुओं, सेवाओं, सूचनाओं को देश के हर कोने में पहुंचाया जाता है और इसे सुचारू बनाया जाता है, जिससे कि उद्योग, कृषि, व्यापार, शिक्षा, प्रशासन में गति आती है और सामाजिक आर्थिक विकास संभव होता है और रक्त शरीर के अंगों तक ये पहुंचता है। इसके बिना बाजार सीमित हो जाते हैं और विकास रुक जाता है। अगर ये नहीं पहुंचेगा तो इससे क्या होगा, बाजार सीमित हो जाएंगे और विकास जो है वो रुक जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखते हैं इसकी भूमिका क्या है। परिवहन की भूमिका, फर्स्ट है कच्चे माल और तैयार माल की आवाजाही। उद्योग और कृषि के लिए कच्चा माल और उत्पाद बाजारों तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे उत्पादन और बिक्री बढ़ती है। कच्चे माल और तैयार माल की आवाजाही क्या है कि उद्योग और कृषि के लिए कच्चा माल उत्पाद बाजारों तक पहुंचाने में मदद करता है और उत्पादन और बिक्री बढ़ती है इससे। नेक्स्ट पॉइंट है श्रम और सेवाओं का प्रभाव। श्रम और सेवाओं का प्रभाव क्या है कि श्रमिकों और सेवाओं को जरूरतमंद जगहों तक पहुंचाया जाता है। क्या होता है, श्रमिकों और सेवाओं को जरूरतमंद जगहों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है बाजारों का विस्तार। दूर दराज के क्षेत्रों को बाजारों से जोड़ता है, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। बाजारों का विस्तार है कि दूर दराज के क्षेत्रों को बाजारों से जोड़ता है और इससे आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो बढ़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संचार की भूमिका। संचार की क्या भूमिका है? सूचना का त्वरित आदान प्रदान। फर्स्ट पॉइंट है सूचना का त्वरित आदान प्रदान व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन में तेजी और समन्वय लाता है। सूचना का त्वरित आदान प्रदान क्या है कि व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन में तेजी और समन्वय लाता है। सेकंड पॉइंट है जागरूकता और राष्ट्रीय एकता। लोगों को जागरूक
करता है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। जागरूकता और राष्ट्रीय एकता क्या है कि लोगों को जागरूक करता है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। संचार की ये भूमिका है। एंड लास्ट पॉइंट है आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार। इंटरनेट और मोबाइल जैसे साधन डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार है कि इंटरनेट, मोबाइल जैसे साधन डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। अब इसका कंक्लूजन लिखना है। परिवहन और संचार एक मजबूत अर्थव्यवस्था और समाज के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। वे देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ते हैं, आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं और सामाजिक प्रगति सुनिश्चित करते हैं। इसीलिए इन्हें जीवन रेखा कहा जाता है। तो क्या है कि परिवहन संचार एक मजबूत अर्थव्यवस्था है, समाज के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है और सामाजिक प्रगति सुनिश्चित करता है। इसीलिए इन्हें जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट थे। 5 से 6 मार्क्स के थे और हम 4 मार्क्स के जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन, वो भी इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं खंड बा। हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं वर्णनात्मक 1। वर्णनात्मक 2 मैंने कर दिया है और वर्णनात्मक ये 1 जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 10th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे कि मृदा अपरदन क्या है, संघवाद क्या है, आधुनिक अर्थव्यवस्था क्या है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस वीडियो में कवर करा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के टॉपिक पे नोट्स चाहिए या क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या एमसीक्यू चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, मैं तो उस पर वीडियो जल्दी से बनाकर आपको दे दूँगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।